देश हित में अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, जिसका आज है 55वां दिन। अमेरिका को लग रहा है कि ये जंग इस साल के अंत तक खत्म नहीं होगी, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने विजय दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। मॉस्को में विक्ट्री डे की रिहर्सल्स चल रहे हैं। बीते एक हफ्ते से यूक्रेन पर रशिया के हमलों की रफ्तार तेज हुई है और उसे एक संकेत के तौर पर लिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन अगले 20 दिन में यूक्रेन का सरेंडर कराने का उनका टारगेट सेट कर चुके हैं। मरियुपोल पर रूस की सेना का अंतिम प्रहार शुरू हो चुका है। मरियुपोल की जिस स्टील फैक्ट्री में यूक्रेन की सेना की आखिरी बटालियन मौजूद थी, उसे रूस की मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के खरकीव और निकोलाएव शहर पर रात के अंधेरे में रूस की मिसाइलों ने आग बरसा दी। पोलैंड बॉर्डर पर बसे लवीव शहर में रूस ने इतना कहर बरपाया कि यूक्रेन को समझ में नहीं आ रहा कि वो लवीव को राख का ढेर बनने से कैसे बचाए। अमेरिका और यूरोप से मिले जिन हथियारों के दम पर यूक्रेन अब तक पुतिन के क्रोध का सामना कर रहा था, अब उन हथियारों को भी रूस ने खत्म करना शुरू कर दिया है। रूस के सुखोई 34 फाइटर्स प्लेन ने 2 मिसाइलें दागी और लवीव में यूक्रेन के हथियारों का पूरा गोदाम उड़ा दिया। Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр. यूक्रेन पर रूस के हमलों का टारगेट और टाइमलाइन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तय कर दिया है। 9 मई को रूस का विजय दिवस है। मॉस्को में 11,000 सैनिक विजय दिवस परेड की रिहर्सल करने में जुटे हैं। रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में जेड का आकार बनाते हुए उड़ान भरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सेना की पहचान जेड लेटर ही है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार पुतिन रूस के विक्ट्री डे परेड को यूक्रेन विजय के नाम समर्पित करने की कसम खा चुके हैं। 384 шага по полигону, ровно столько же будет на Красной площади. Механизированная часть, как и все последние годы, открывает легендарный... और पुतिन की ये कसम तभी पूरी हो सकती है जब यूक्रेन सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए। यही वजह है कि यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार बेतहाशा बढ़ा दी गई है। 25 пунктов управления украинских подразделений в районах населенных пунктов Николаев, Кировск, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Воскресенска и Николаева, 2 зенитные ракетные пусковые установки Бук-М1 в районах Гуляй-Поле и Николаевка-2। रूस के अंधाधुंध हमलों की बात यूक्रेन की सेना ने भी मानी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस अब भी उसके नागरिक ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। Та Донецькому операційних районах агресор проводить наступальні та штурмові дії на окремих напрямках. Ворог продовжує перекидання озброєння, військової техніки до України з центральних і східних регіонів Російської Федерації. यूक्रेन पर रूस के हमलों के आगे संयुक्त राष्ट्र भी बेबस नजर आया। यूक्रेन के शहरों से आम नागरिकों को बाहर निकालने में जुटे संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता यूनिट के चीफ ने अब बमबारी रुकने की उम्मीद भी छोड़ दी है। Ceasefires they're not on the horizon right now, but they may be in a couple of weeks. They may be a little bit longer than that. संयुक्त राष्ट्र हफ्तों तक रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी रहने की आशंका जता रहा है और 3 हफ्ते बाद ही रूस का विजय दिवस भी है, जिसकी तैयारी पुतिन जोर शोर से करवा रहे हैं। हर तरफ से संकेत यही मिल रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन 9 मई तक यूक्रेन को परास्त करने का प्रण कर चुके हैं। उनके लिए विक्ट्री डे का मतलब अब यूक्रेन पर विजय ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रशिया के विजय दिवस और यूक्रेन को 20 दिन में जीत लेने के प्लान के कनेक्शन को हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं।
प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन की सरकार को नाज़ी बता रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर हमला करते समय भी यही आरोप लगाया था कि वहां की नाज़ी सत्ता रशियन लैंग्वेज, रशियन बोलने वालों पर अत्याचार कर रही है। 9 मई 1945 को जर्मनी की नाज़ी फोर्सेस ने सोवियत रूस के सामने सरेंडर किया था। उसी की याद में रशिया में हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। सोवियत संघ से अलग हुए तमाम देश भी 9 मई को ही विक्ट्री डे मनाते हैं और यूक्रेन भी 2015 तक 9 मई को ही विक्ट्री डे मनाता था। लेकिन क्राइमिया पर रूस के कब्जे के बाद उसने विक्ट्री डे मनाना बंद कर दिया क्योंकि ये रूसी राष्ट्रवाद की पहचान से जुड़ा हुआ था। राष्ट्रपति पुतिन ने रशियन राष्ट्रवाद के नाम पर ही यूक्रेन पर हमला किया था, जिन्हें यूक्रेन और यूरोप के नेता नाज़ियों से भी बुरा बता रहे हैं। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन की नजर में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की सरकार नाज़ीवादी है, जिसे खत्म करने के लिए वो रशिया का नया महानायक खुद को प्रोजेक्ट करते आए हैं। तो पुतिन ने कभी नहीं कहा कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत भी उन्होंने डोनबास रीजन में लुहांस्क और दोनेत्स्क में अत्याचार से मुक्ति दिलाने के नाम पर की थी। लेकिन रशिया की सेना अपनी रणनीति से भटक गई। इससे जंग का दायरा बढ़ा और लड़ाई भी अंतहीन होती चली गई। अब एक बार फिर रशिया ने यूक्रेन में अपने टारगेट्स को रीसेट किया है। उसकी सेना का पूरा फोकस डोनबास रीजन पर है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे यूक्रेन पर हमले के बजाय डोनबास की लड़ाई कहना अब शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर रूस की सेना के हमलों का ये दूसरा और निर्णायक दौर है, जिसकी शुरुआत एक हफ्ते पहले हुई। इसी के बाद पहली बार यूक्रेन और पूरी दुनिया को समझ में आया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का असली प्लान क्या है। Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. अब तक ज़ेलेंस्की भी यही समझ रहे थे कि पुतिन कीव पर कब्जा करके उनको हटाना या मारना चाहते हैं। जंग की शुरुआत में जब रूसी सेना के टैंकों ने कीव को घेरना शुरू किया तो सबको यही लगा था कि निशाने पर कीव है। हालांकि पुतिन अपना इरादा जंग शुरू होने से 3 दिन पहले 21 फरवरी को ही साफ कर चुके थे कि वो सिर्फ यूक्रेन के डोनबास इलाके को आजाद कराना चाहते हैं। Статьей 51 частью 7 Устава ООН санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. 55 दिन तक यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के देशों को अपनी रणनीति में उलझाने के बाद पुतिन ने अपने असली प्लान पर एक्शन शुरू कर दिया। अब रूस की सेना यूक्रेन के निकोलाएव शहर को निशाना बना रही है, जो डोनबास इलाके के दक्षिण में है। लुहांस्क पर रूस का हमला तेज हो गया है, जिसे पुतिन ने 21 फरवरी को ही आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर डोनेत्स्क पर बमबारी कर रहे हैं, जिसे यूक्रेन से आजाद कराने के नाम पर ही पुतिन ने हमले का आदेश दिया था। डोनेत्स्क राज्य के ही इस शहर को रूस की सेना ने रातों रात खंडहर बना दिया, जो डोनबास जीतने की राह में पुतिन के सामने रोड़ा बना हुआ था। Убирать стекла, чтобы не мешало людям ходить. Ну, все. Что я могу добавить? Ничего. Хочется мира, чтобы мир был во всем мире, чтобы не летело на голову, чтобы спали спокойно. जिस मरियुपोल पर रूस के हमले की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो शहर भी यूक्रेन के डोनबास इलाके में ही है। मरियुपोल में यूक्रेन के जिन बचे खुचे सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया था, उनको खत्म करने के लिए रूस लगातार मिसाइलें दाग रहा है।
काला सागर पर दबदबा कायम रखने और कीव को सीधे निशाने पर लेने के लिए मरियुपोल पर कब्जा जरूरी था। रूस का ये मिशन लगभग पूरा हो चुका है। मरियुपोल को रूस ने इस हाल में पहुंचा दिया है कि वहां की जनता रूसी सेना का विरोध करने के लायक भी नहीं बची। Это не очень. У меня нарушилась психика после авиаударов. Это я вам точно говорю. Я очень боюсь. हालांकि यूक्रेन का दावा है कि डोनबास में वो मजबूती से लड़ रहा है और कई जगह यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। Протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави. Противник намагається продовжувати наступальні дії у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. अब ये बात यूक्रेन की सेना और सरकार को भी समझ में आ चुकी है कि रूस की नजर सिर्फ और सिर्फ डोनबास पर है। कीव और लवीव जैसे शहरों पर रूस ने सिर्फ इसलिए हमले किए ताकि यूक्रेन कीव को बचाने में उलझ जाए। साथ ही उसने बमबारी करके ये भी तय कर दिया है कि डोनबास को बचाने के लिए कीव और लवीव से कोई मदद न पहुंचने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके लिए समझना जरूरी है कि प्रेसिडेंट पुतिन पूरे यूक्रेन को जीतने की बजाय सिर्फ इस डोनबास रीजन पर ही कब्जा क्यों करना चाहते हैं, उनकी नजर इस पर ही क्यों है। तो यूक्रेन में डोनबास का ये रीजन रूस की पश्चिमी सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ 70% लोग रशियन बोलते हैं और रूस के समर्थक यानी प्रो रशिया माने जाते हैं। यूक्रेन ने जब नेटो का सदस्य बनने का फैसला किया तो डोनबास रीजन के लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हीं को आगे करके, उन्हीं को ढाल बनाकर 2014 में रशिया ने, याद कीजिए, डोनबास में यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करवा दिया। यूक्रेन के लिए ये पुतिन की चेतावनी थी कि अगर वो नेटो में गया तो डोनबास भी उसके हाथ से चला जाएगा। उसके बावजूद जब यूक्रेन नहीं माना तो पुतिन ने डोनबास रीजन में ही लुहांस्क और दोनेत्स्क को आजाद घोषित कर दिया और वहां के लोगों की मदद के नाम पर यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसे पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि डोनबास को आजाद करके प्रेसिडेंट पुतिन उसे रशिया का हिस्सा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में डोनबास नाम की एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यूक्रेन अगर नेटो का सदस्य बन भी जाता है, उसका मेंबर बन भी जाता है, तो उसे रशिया से पहले डोनबास से निपटना पड़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.